अस्वीकरण। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां लेखिका की कल्पना का परिणाम है। इस कहानी में कुछ पूज्य तत्वों, देवी देवताओं, धार्मिक स्थलों तथा परंपराओं का उल्लेख किया गया है। इनका प्रयोग केवल कहानी की आवश्यकता के अनुरूप किया गया है, न कि किसी धर्म, आस्था, विश्वास अथवा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से। लेखिका सभी धर्मों, आस्थाओं और परंपराओं का पूर्ण सम्मान करती है। यह कहानी डार्क रोमांस शैली पर आधारित है। इसमें कुछ संवेदनशील विषय, परिपक्व 18+ सामग्री तथा तीव्र भावनात्मक दृश्य सम्मिलित हो सकते हैं। कृपया पाठक अपनी समझ और विवेक के अनुसार ही आगे पढ़ें। यह रचना केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनस्पोकन डिजायर। मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माई साइको हॉबी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को। न्यू सिटी नोवारा रिपब्लिक का वो हिस्सा हमेशा की तरह लाइट और टेक्नोलॉजी की साइन में डूबा हुआ था। शहर के बीचों बीच बना वो बड़ा सा साइबर कैफे दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। अंदर कदम रखते ही डजन्स ऑफ कंप्यूटर की स्क्रीन, अलग अलग कलर्स की लाइट बिखेर रही थी। कहीं कीबोर्ड पर उंगलियां तेजी से चलने की आवाज गूंज रही थी, तो कहीं किसी गेम के जीतने हारने की ट्यूनिंग सुनाई दे रही थी। कई लोग अपने अपने स्क्रीन पर झुके हुए काम में डूबे हुए थे, जैसे दुनिया में उनके लिए उस वक्त कुछ और तो मायने रखता ही ना हो। कुछ यंगस्टर अपने दोस्तों के साथ बैठकर ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। बीचों बीच में उनकी धीमी हंसी और एक्साइटेड वॉइसेस माहौल में खुल जाती थी। पूरे कैफे में एक लगातार चलती हुई हलचल थी, लेकिन उस हलचल के बीच भी कुछ कोने ऐसे थे जहां अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उन्हीं कोनों में से एक कोने में एक लड़की अकेली बैठी हुई थी। उसकी चेयर बाकी लोगों से थोड़ी दूरी पर थी, मानो उसने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी हो जहां किसी की नजर उस पर आसानी से तो बिल्कुल भी ना पड़े। कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी हुडी इतनी नीचे खींच रखी थी कि उसके चेहरे का लगभग हर हिस्सा छाया में छिप गया था। दूर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी उम्र, उसके हाव भाव या उसकी पहचान का अंदाजा तक नहीं लगा सकता था। केवल उसकी उंगलियां ही दिखाई दे रही थी, जो कभी कीबोर्ड पर तेजी से चलती तो कभी कुछ पल के लिए बिल्कुल रुक जाती, जैसे वो किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर काम कर रही हो। उसके कानों में लगा छोटा सा ब्लूटूथ लगातार चमक रहा था। वो किसी से बात कर रही थी और उसकी आवाज इतनी ज्यादा धीमी थी कि आसपास बैठे लोग तक उसके शब्द बिल्कुल नहीं सुन पा रहे थे। कभी वो हल्का सा सिर हिलाती, कभी स्क्रीन पर तेजी से बदलते डेटा को ध्यान से देखती। उसके सामने खुली विंडोज और लगातार बदलती जानकारी ये संकेत दे रही थी कि वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी जो कोई आम काम कर रही हो। उसकी बैठने की मुद्रा में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दबाजी, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि वो क्या कर रही है और आगे क्या होने वाला है। कुछ सेकंड के लिए उसकी उंगलियां वहीं रुक गईं। स्क्रीन पर चमकती रोशनी उसकी हुडी के किनारे को हल्का सा उजागर कर रही थी। कैफे के अंदर लोगों की आवाजें अब भी मौजूद थी, लेकिन उस पल जैसे उसके आसपास की दुनिया बिल्कुल धीमी पड़ गई थी। वो सामने देखती रही, जैसे ब्लूटूथ के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति की हर बात बहुत ही ध्यान से सुन रही हो। उसके होठों पर बहुत ही हल्की सी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास भी था और एक अटूट यकीन भी। उसकी आंखें हुडी की छाया में छिपी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की छोटी सी हरकतें बता रही थी कि वो अपने शब्दों पर पूरी तरह भरोसा करती है। फिर उसने अपनी चेयर पर थोड़ा सा पीछे होकर गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अभी भी वही शांत भाव थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने बेहद स्पष्ट और दृढ़ वॉइस में कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें ऐसा विश्वास था जो सुनने वालों को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे उसके पूरे व्यक्तित्व और सोच का सार हो। शब्द खत्म होते ही वो फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगी, जबकि साइबर कैफे की चहल पहल पहले की तरह चलती रही, मानो किसी ने उस पल की गंभीरता को महसूस ही न किया हो। उसके वो आखिरी शब्द, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल,
हवा में कुछ पल तक जैसे ठहरे रहे। ब्लूटूथ के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बीत गए, लेकिन कॉल पर सिर्फ खामोशी थी। न कोई सांसों की आवाज थी, न कोई प्रतिक्रिया। लड़की भी बिल्कुल चुप रही। उसका सर हल्का सा झुका हुआ था और उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस सन्नाटे को वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रही हो, जैसे उस खामोशी में भी कोई संदेश छिपा हो। पूरे साइबर कैफे में लोगों की बातचीत, कीबोर्ड की खटखटाहट और गेम्स की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उसके लिए उस वक्त बाकी सारी आवाजें तो इम्पोर्टेंट ही नहीं थी। अगले ही पल उसकी उंगलियां अचानक पहले से भी ज्यादा तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ने लगी। स्क्रीन पर लगातार विंडोज खुल रही थी और बंद हो रही थी। उसकी उंगलियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि कीबोर्ड से लगातार टक टक की आवाज निकल रही थी। उसके चेहरे का अधिकांश हिस्सा अब भी हुडी की छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी एकाग्रता साफ महसूस की जा सकती थी। वो बिना इधर उधर देखे लगातार टाइप किए जा रही थी, जैसे समय उसके लिए बेहद कीमती हो। उसकी पीठ सीधी थी, कंधे स्थिर थे और उसकी हर हरकत में एक अजीब सी सटीकता दिखाई दे रही थी। उसी दौरान कैफे के मेन गेट से एक लड़का उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथों में एक ऑर्डर था। वो बिना किसी जल्दबाजी के लोगों के बीच से रास्ता बनाता हुआ सीधे उस कोने तक पहुंचा जहां वो लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई थी। लड़का उसके पास पहुंचा, चुपचाप उसकी टेबल पर ऑर्डर रख दिया और एक पल भी बिना रुके वापस मुड़ गया। न उसने कुछ कहा, न उस लड़की ने उसकी तरफ कोई रिएक्शन दिया। ये सब इतना कॉमन और प्रैक्टिस किया हुआ लग रहा था, जैसे दोनों को पहले से पता हो कि क्या होना है। इसी बीच ब्लूटूथ में चल रही कॉल शायद खत्म हो चुकी थी। लड़की के कान में लगा छोटा सा डिवाइस अब शांत था। कुछ सेकंड बाद उसकी उंगलियां रुकी और उसने हल्का सा सिर घुमाकर टेबल की तरफ देखा। वहां एक पिज्जा का बॉक्स रखा हुआ था, जिसकी गर्माहट अब भी महसूस की जा सकती थी। उसने कुछ पलों तक बॉक्स को ऐसे ही देखा, फिर बिना किसी विशेष उत्सुकता के उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। बॉक्स खुलते ही ताजा बेक हुआ पिज्जा की खुशबू पूरे हवा में फैल गई। पिघला हुआ चीज और गर्म मसालों की महक उसके आसपास के माहौल में घुल गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया, मानो ये सब उसके लिए रोज की बात हो। उसने एक स्लाइस पिज्जा का उठाया और आराम से उसका एक टुकड़ा खा लिया। दूसरी तरफ उसकी उंगलियां फिर से तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी। वो एक हाथ से पिज्जा खा रही थी और दूसरे हाथ से टाइपिंग कर रही थी। स्क्रीन पर डेटा लगातार बदल रहा था, जबकि उसकी आंखें हर छोटी सी जानकारी को बहुत ही ध्यान से पढ़ रही थी। कभी वो पिज्जा का एक बाइट लेती तो अगले ही पल फिर से पूरी एकाग्रता के साथ काम में डूब जाती। आसपास का शोर, लोगों की आवाजें और कैफे की हलचल जैसे उसके लिए मौजूद ही नहीं थी। उस कोने में बैठी वो मिस्टीरियस गर्ल केवल दो चीजों पर ध्यान दे रही थी, अपने सामने चमकती स्क्रीन पर और हाथ में पकड़े उस पिज्जा के स्लाइस पर। कुछ टाइम बाद पिज्जा का आखिरी स्लाइस भी खत्म हो गया। लड़की ने खाली बॉक्स को एक तरफ सरका दिया और अपनी नजरों को फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर जमा दिया। उसकी उंगलियां अभी भी उसी रफ्तार से कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रही थी, जैसे उसके दिमाग और मशीन के बीच कोई गहरा संबंध हो। स्क्रीन की चमक उसकी हुड्डी के किनारों पर पड़ रही थी, जबकि आसपास का साइबर कैफे पहले की तरह शोर और हलचल में भरा हुआ था। लेकिन अचानक उसकी उंगलियां हल्की सी रुक गई। उसने गहरी सांस ली और चेयर के पीछे होकर बैठ गई। फिर उसने अपने ब्लूटूथ डिवाइस को हल्का सा टच किया। अगले ही पल उसने किसी का नंबर मिलाया। कॉल कनेक्ट होते ही उसके चेहरे पर वही शांत और नियंत्रित भाव बने रहे, मानो उसे पहले से ही पता हो कि दूसरी तरफ से क्या जवाब मिलने वाला है। कुछ सेकंड बाद कॉल कनेक्ट हुई। लड़की ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, मैं आ रही हूँ। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस था जो किसी ऑर्डर से कम नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने भी बिना समय गवाए जवाब दिया, हम आपके नेक्स्ट प्लान के लिए बिल्कुल रेडी है। ये सुनते ही लड़की के होठों पर हल्की सी संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। उसने अपनी नजर स्क्रीन से बिना हटाए कहा, गुड। उसके इस शब्द से ही साफ महसूस हो रहा था कि चीजें बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बढ़ रही थी जैसा वो चाहती थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने एक और सवाल पूछा, एंज कहाँ है? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, ही इज डूइंग हिज वर्क। लड़की ने कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो जैसे उस जवाब को परख रही हो। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और केवल एक शब्द कहा, ओके। इसके साथ ही कॉल एंड हो गई। ब्लूटूथ में फिर से सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आखिरी बार देखा, जैसे ये सुनिश्चित कर रही हो कि उसका सारा काम पूरा हो चुका है या फिर नहीं। उसके बाद उसने कुछ कमांड्स दर्ज की, सिस्टम को बंद किया और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी हर हरकत में एक बहुत ही व्यवस्थित अनुशासन था। न कोई जल्दबाजी थी, न ही कोई हिचकिचाहट, जैसे उसके दिमाग में पहले से योजना चल रही हो और बस
वो उसके आगे चलने का इंतजार कर रही हो। वो साइबर कैफे के अंदर से बाहर की ओर बढ़ी। उसके कदम ना तो तेज थे ना ही धीमे, बस स्थिर और कॉन्फिडेंस से भरे हुए। कैफे का गेट खुला और बाहर की ठंडी हवा उसके कपड़ों से टकराई। सड़क पर शहर की चमकती नियॉन लाइटें दूर तक फैली हुई थी। गाड़ियों की आवाजें, लोगों की बातचीत और शहर की रात की हलचल मिलकर कुछ अलग ही माहौल बना रही थी। लेकिन लड़की ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सीधे सामने थी। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ी, दो लोग अचानक अलग अलग डायरेक्शन से निकलकर उसके पीछे चलने लगे। उनके कदम इतने सधे हुए थे कि साफ पता चलता था कि ये कोई संयोग तो बिल्कुल भी नहीं था। लड़की ने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। उसे मानो पहले से पता हो कि वो दोनों उसके पीछे है। चलते चलते उसने शांत लेकिन बहुत ही अधिकारपूर्ण आवाज में उनसे कहा, साहिल, तुमने सारा काम सही से किया है ना? उसके शब्दों में सवाल जरूर था, लेकिन लहजा ऐसा था जैसे वो किसी रिपोर्ट की पुष्टि मांग रही हो। उसके पीछे चल रहे दोनों लोगों में से एक लड़के ने तुरंत जवाब दिया। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल के बीच में रही होगी। उसके चेहरे पर रिस्पेक्ट और गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। जिस तरह वो लड़की के पीछे चल रहा था और जिस तरह उसके सवाल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने को तैयार हो गया था, उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ उसका साथी नहीं बल्कि उसका भरोसेमंद असिस्टेंट भी हो सकता था। वहीं उसके साथ चल रहा दूसरा व्यक्ति भी पूरी तरह चौकन्ना था और दोनों की मौजूदगी ये बता रही थी कि वे किसी मिस्टीरियस लड़की के साथ किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर काम कर रहे होंगे। लड़की के सवाल पूछते ही उसके पीछे चल रहे दोनों लोगों में से एक लड़के ने तुरंत कहा, जिसका नाम साहिल था। उसने बिना किसी झिझक के कॉन्फिडेंस से भरे हुए आवाज में कहा, यस डन, एवरीथिंग इज डन एंड दिस इज परफेक्ट। उसकी आवाज में संतोष साफ झलक रहा था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि जो उसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो बिना किसी गलती के पूरी हो चुकी है। लड़की कुछ कदम और आगे बढ़ी। उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं, बस हल्के से हूँ कहकर जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उसकी चुप्पी और शांत लहजा ये बता रहा था कि उसने साहिल की बात स्वीकार कर ली है। कुछ पल तक तीनों के बीच केवल कदमों की आवाजें सुनाई देती रही। फिर अचानक लड़की की आवाज दोबारा गूंजी। इस बार पहले से कहीं अधिक गंभीर और दृढ़ थी। अब वक्त आ गया है एंज को सबके सामने लाने का। उसके शब्द सुनते ही दोनों लड़कों की चाल एक पल के लिए धीमी पड़ गई थी। नियॉन लाइट की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और माहौल को अचानक एक अलग तरह की गंभीरता महसूस होने लगी थी। ये कोई सिंपल फैसला नहीं था। ये बात उनके चेहरों के बदलते भावों को साफ समझा सकती थी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, जैसे वे दोनों उसके शब्दों का मतलब और उसके पीछे छिपे परिणामों को समझने की कोशिश कर रहे हो। लड़की की नजर अब भी सामने ही थी। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था जैसे उसने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया हो और अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही ना हो। तभी उसके साथ चल रहा दूसरा लड़का, जो एक फॉरेनर था, हल्का सा असहज दिखाई दिया। उसने बहुत सिकोड़ते हुए इंग्लिश में कहा, बट डूड, कुछ प्रॉब्लम हुई तो? उसके लहजे में चिंता साफ महसूस की जा सकती थी। वो केवल एक सवाल नहीं पूछ रहा था बल्कि उस पूरे प्लान से जुड़े संभावित खतरों की तरफ इशारा भी कर रहा था। उसकी नजर कुछ पल के लिए लड़की पर टिक गई थी, मानो वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। साहिल भी अब बिल्कुल चुप था और ध्यान से लड़की की प्रतिक्रिया ही देख रहा था। हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा, लेकिन उस पल किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। लड़की के चेहरे पर जरा से भी घबराहट नहीं आई। उसने शांत भाव में चलते हुए जवाब दिया, इसीलिए तो, उसके लिए ही तो उसे सबके सामने लाना है। उसके शब्दों में अजीब सा कॉन्फिडेंस था। फिर उसने थोड़ा सा रुक कर दोनों की तरफ देखा। हुड्डी की छाया अभी भी उसके चेहरे का अधिकांश हिस्सा छुपाए हुए थी, लेकिन उसकी आवाज में गंभीरता साफ महसूस हो रही थी। लेकिन ध्यान रहे, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है तो खतरा भी बहुत होगा। एंज का खासकर ध्यान रखना। ये कहते समय उसका लहजा पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नॉर्मल ऑर्डर नहीं था बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सौंप रही थी। उसके शब्दों के बाद कुछ पल की खामोशी छा गई थी। दोनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर लगभग एक साथ सिर हिलाते हुए कहा, ओके। उनकी आवाजों में गंभीरता थी और ये साफ था कि वो इस जिम्मेदारी को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे। बातचीत खत्म होते होते तीनों पार्किंग एरिया तक पहुंच चुके थे। वहां चमकती लाइटों के नीचे एक शानदार सी कार खड़ी थी। उसकी चमचमाती बॉडी आसपास की रोशनियों को प्रतिबंधित कर रही थी। लड़की बिना समय गवाए सीधे कार की तरफ बढ़ी और पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। साहिल और दूसरा लड़का भी अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। कार का दरवाजा बंद होते ही बाहर का शोर काफी हद तक दब गया था। अगले ही पल इंजन की हल्की आवाज सुनाई दी। हेडलाइट्स जल उठी और कार धीरे धीरे पार्किंग एरिया से बाहर निकलने लगी। कुछ ही देर में वो सड़क पर दौड़ रही थी।
जबकि शहर की चमकती रोशनियां उसके शीशों के बाहर पीछे छूटती जा रही थी। तीनों अपने अगले मिशन की ओर बढ़ चुके थे और उनके सामने क्या होने वाला था ये फिलहाल वो नहीं जानते थे। रात की सड़कें नियॉन लाइटों की चमक में नहाई हुई थी। वहीं शहर के व्यस्त सड़कों को पीछे छोड़ते हुए लगातार कार आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर हल्की सी रोशनी थी और कुछ समय से तीनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। बाहर तेजी से गुजरती इमारतों और स्ट्रीट लाइट की परछाइयां कभी कभी शीशों पर पड़कर उनके चेहरों पर उजागर कर जाती थी। साहिल ड्राइविंग सीट पर पूरी एकाग्रता के साथ सड़क पर नजर टिकाए हुए था। फॉरेनर लड़का खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबी सड़कों को देख रहा था, जबकि पीछे बैठी लड़की शांत भाव से आगे देख रही थी। उसके चेहरे का अधिकांश हिस्सा अभी भी हुड्डी की छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। आखिरकार साहिल ने चुप्पी तोड़ी। उसने सड़क से नजरें हटाए बिना गंभीर स्वर में कहा, आपको क्या लगता है वो हमें ऐसे आगे निकलने देंगे? उसकी आवाज में चिंता छुपी हुई थी। कुछ सेकंड रुककर उसने आगे कहा, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर रेवल को पता चला तो कुछ न कुछ तो जरूर ही करेगा। कार के अंदर फिर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। केवल इंजन की लगातार आवाज ही गूंज रही थी। साहिल के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो केवल एक संभावना की बात नहीं कर रहा था, बल्कि किसी ऐसे खतरे को याद कर रहा हो जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर थोड़ी सी कस गई थी। पीछे बैठी लड़की ने बिना किसी घबराहट के उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया। उसने धीरे से अपना सीट से टिकाया और शांत लेकिन बेहद दृढ़ आवाज में बोला, वो कुछ भी कर ले, हम उससे महाकाल से आगे कभी नहीं निकलने देंगे। उसके शब्दों में इतना विश्वास था कि एक पल के लिए कार के अंदर मौजूद तनाव जैसे ठहर सा गया था। वो किसी उम्मीद की बात नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसे बोल रही थी जैसे परिणाम पहले से ही तय हो चुका हो। उसकी आंखें सामने टिकी थी और उसके चेहरे पर वही मिस्टीरियस सी शांति थी जो हर मुश्किल परिस्थिति में उसके फेस पर बनी रहती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने मन में पहले ही संभावित खतरे का सामना तय कर लिया हो। उसकी बात खत्म होते ही फॉरेनर लड़के ने धीरे से लेकिन गहरी सांस ली। फिर उसने इंग्लिश में कहा, रेवल इज नॉट एनी लेस देन महाकाल. He himself is a fierce form of Lord Shiva. Very few people have seen him till today, but whoever has seen him has never survived. उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर और सम्मान दोनों साफ मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी दाता का जिक्र कर रहा हो। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया था। कार के बाहर का अंधेरा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। दूर दूर तक फैली सड़कें किसी अनजान दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन तभी साहिल के होठों पर अचानक एक शैतानी सी मुस्कान उभर आई। उसने हल्का सा सिर घुमाकर रिव्यू मिरर में पीछे लड़की को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर रेवल महाकाल का रूप है तो महाकाल के रूप को भी महाकाली के रूप के सामने झुकना ही पड़ता है। तो हमारी स्नो वाइट भी महाकाली के रूप से कम थोड़ी है। उसके शब्द सुनते ही कार के अंदर का भारी माहौल अचानक थोड़ा हल्का हो गया था। फॉरेनर लड़के के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान उभर आई थी, जबकि पीछे बैठी लड़की की होठों के किनारे पर हल्की सी डबल स्माइल उभर आई थी। कुछ पल के लिए तीनों की नजरें एक दूसरे से मिली और बिना कुछ कहे वे एक दूसरे का कॉन्फिडेंस समझ गए थे। उस छोटी सी मुस्कान में भरोसा था, चुनौती थी और आने वाले तूफान का सामना करने की तैयारी भी थी। अगले ही पल साहिल ने एक्सेलरेटर पर पैर और जोर से दबा दिया। इंजन की आवाज गहरी हो गई और कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। शहर की रोशनियां पीछे छूटती जा रही थी। सड़क अब और ज्यादा सुनसान होती जा रही थी। तीनों एक ऐसी अनजान जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां उनका अगला कदम शायद बहुत ही कुछ बदलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की एक ऊंची और आलीशान इमारत के 45वें फ्लोर पर बना एक बहुत ही बड़ा सा ऑफिस रात की चमक के बीच खामोशी में डूबा हुआ था। पूरे फ्लोर पर फैली कांच की दीवारों के बाहर शहर की जगमगाती रोशनियां दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक फैली सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उनकी आवाजें भी लगभग गायब हो चुकी थी। ऑफिस को बेहद शानदार तरीके से सजाया गया था। महंगे फर्नीचर, आधुनिक डिजाइन, चमकदार संगमरमर का फर्श और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स उसकी भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। पहली नजर में ये जगह किसी भी अरबपति बिजनेसमैन के सपने जैसी लगती थी, लेकिन उस समय वहां पसरी हुई खामोशी माहौल को अजीब तरह से भारी बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह किसी अनदेखे तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। ऑफिस के बीचों बीच लगी बड़ी सी कांच की दीवार के सामने एक आदमी खड़ा था।
उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और उसकी नजरें नीचे फैले पूरे शहर पर टिकी हुई थी। उसने नीले रंग का महंगा बिजनेस सूट पहन रखा था जो उसकी पावरफुल मौजूदगी को और भी ज्यादा निखार रहा था। कमरे की हल्की रोशनी उसके चेहरे के तीखे नक्शों को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। वो पूरी तरह स्थिर खड़ा था, मानो किसी गहरे विचार में डूबा हो। पूरे ऑफिस में इतनी शांति थी कि अगर कोई सुई भी फर्श पर गिरा देता तो उसकी आवाज पूरी जगह सुनाई दे जाती। लेकिन उस आदमी को जैसे खामोशी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था, ऐसा जो बाहर की चमकती हुई दुनिया से तो बिल्कुल ही अलग था। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर हल्की सी लेकिन खतरनाक मुस्कान उभरने लगी। फिर उसने खड़े खड़े अपने बिजनेस सूट का ऊपरी हिस्सा उतार दिया और उसे पास रखी कुर्सी पर फेंक दिया। अब वो केवल अपनी सफेद शर्ट में था। उसने अपनी नीली टाई को ढीला किया, जैसे लंबे समय से दबा हुआ कोई विचार आखिरकार बाहर आने वाला हो। उसकी हर हरकत में कॉन्फिडेंस और अधिकार झलक रहा था। वो किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं लग रहा था जो किसी से डरता हो, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया उसके लिए बस एक खेल हो और वो उस खेल को सबसे ज्यादा अच्छे से खेलता हो और वो इस खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी हो। उसने एक बार फिर बाहर फैले शहर की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। लगता है तुमसे मिलना ही पड़ेगा मिस स्नो वाइट। उसके होठों पर मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे। उसकी आवाज में दिलचस्पी भी थी और चुनौती भी। वो कुछ सेकंड रुका, जैसे अपने ही विचारों का आनंद ले रहा हो। फिर उसने कांच पर हल्के से उंगलियां फेरते हुए कहा, लगता है अब रेवल को इंडिया आना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी तो देखूं, मुझे टक्कर लेने वाला आखिर इस जगह में आ कौन गया है। उसके शब्दों में घमंड नहीं, बल्कि ऐसा कॉन्फिडेंस था जो केवल उसी इंसान में होता है जिसने हमेशा जीतना ही सीखा हो। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई थी, जैसे किसी शिकारी को आखिरकार अपने लायक शिकार मिल गया हो। कमरे में फिर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। बाहर शहर की रोशनियां अब भी चमक रही थी, लेकिन उस आदमी का ध्यान केवल उसी नाम पर था, मिस स्नो वाइट। उसने धीरे से अपनी टाई और भी ज्यादा ढीली की और होठों पर उभरी मुस्कान को दबाए बिना ही बोला, सो तैयार रहना मिस स्नो वाइट। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। रेवल इज बैक इन इंडिया। उसने ये वर्ड ऐसे कहा था मानो किसी बहुत ही बड़े युद्ध की घोषणा कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी नजरों को अंधेरी रात में कहीं दूर टिका दिया। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। उसके शब्द खत्म होते ही ऑफिस में फिर वही भयावह सन्नाटा लौट आया था, लेकिन इस बार वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें आने वाले टकराव की आहट थी, जैसे दो पावरफुल तूफान एक दूसरे की ओर बढ़ चुके हो और उनकी पहली भिड़ंत बस समय की बात हो। ऑफिस में फैली हुई खामोशी अब पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी कि रेवल धीरे धीरे अपनी टेबल की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज चमकदार फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। बाहर शहर की रोशनियां अभी भी कांच की दीवारों से अंदर झांक रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। टेबल पर रखा उसका फोन हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। उसने बिना किसी जल्दबाजी के फोन उठाया, स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक नजरें टिकाए रखी, फिर एक नंबर डायल किया। कॉल लगने तक उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान मौजूद थी, लेकिन उसकी आंखों में बढ़ती कठोरता साफ बता रही थी कि दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति के लिए ये कॉल किसी आम बातचीत जैसी नहीं होने वाली है। कुछ रिंग्स के बाद कॉल कनेक्ट हुई। दूसरी तरफ से तुरंत एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, हेलो 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 बॉस। उसकी आवाज में इतना डर था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉल उठाने से पहले तनाव में आ चुका हो। वो बिल्कुल सावधानी से बोल रहा था, मानो एक भी गलत बात उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा सकता हो। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए चुप्पी रही। रेवल ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ा रहा, फोन को कान से लगाए हुए। वो उस छोटे से सन्नाटे ने दूसरी तरफ बैठे आदमी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थी और वो अनजाने में अपनी सीट पर असहज होकर हिलने लगा था। फिर रेवल की ठंडी लेकिन गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, लगता है तुम्हारी जुबान सही से चल नहीं पा रही है। उसने हर शब्द बेहद धीरे लेकिन दबाव के साथ बोला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और शायद यही बात उसे और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। अगले ही पल उसने और भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा, कहो तो मैं इसे हमेशा के लिए बंद करवा देता हूँ। कमरे का माहौल जैसे अचानक और भी ज्यादा भारी हो गया था। दूसरी तरफ मौजूद आदमी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे थे। वो जानता था कि रेवल मजाक करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके शब्द अक्सर धमकी नहीं चेतावनी होते थे, और चेतावनी के बाद क्या होता था ये शायद वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। नहीं बॉस, एवरीथिंग इज ओके, उसने जल्दी से कहा।
उसकी आवाज में घबराहट इतनी साफ थी कि लगता था जैसे उसके गले में ही शब्द अटक रहे हो। कुछ पल तक रेवल बिल्कुल चुप रहा, जैसे वो उसकी हालत का आनंद ले रहा हो। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने केवल एक शब्द कहा, गुड। इसके बाद उसकी आवाज फिर ऑर्डर देने वालों में से हो गई, जेट रेडी करो, हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दूसरी तरफ मौजूद आदमी सीधा खड़ा होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर घबराहट अभी भी थी, लेकिन ऑर्डर मिल चुका था। उसने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, ओके बॉस। रेवल ने कुछ और नहीं कहा। अगले ही पल उसने कॉल काट दी और फोन को वापस टेबल पर रख दिया। उसकी नजरें फिर से कांच की दीवारों के पार फैले उस सन्नाटे पर टिक गई, लेकिन इस बार उसके मन में केवल एक ही डेस्टिनी थी, इंडिया। वहीं दूसरी तरफ कॉल खत्म होते ही कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आदमी कुछ सेकंड तक फोन को घूरता रहा, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि बातचीत खत्म हो चुकी है। फिर उसने धीरे से फोन को नीचे रखा और कुर्सी पर पीछे की तरफ गिर सा पड़ा। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने गहरी सांस ली, फिर दूसरी, और आखिरकार राहत की एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसके माथे पर पसीना पोंछा। उसके चेहरे की थकी हुई मुस्कान उभरी। उसने सिर पीछे टिकाया और अंग्रेजी में बुदबुदाया, सेव टुडे टू रोबोट। फिर हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में राहत ज्यादा थी और खुशी कम, क्योंकि वो जानता था कि अभी तो बस कॉल खत्म हुई है। असली मुसीबत तो तब शुरू होने वाली थी जब रेवल सच में इंडिया पहुंच जाने वाला था। रॉबर्ट ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, फिर बिना कुछ कहे तेज कदमों से वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर ठंडा और प्रोफेशनल भाव था, जैसे उसके लिए ये सब बस एक और काम हो। चलते चलते उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, जेट रेडी करो, सर आ रहे हैं। उसकी आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस था जैसे सामने वाले को पहले से ही सब समझ आ गया हो। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ खामोशी रही, फिर एक भारी सी आवाज सुनाई दी, ओके बॉस, काम हो जाएगा आपका। ये सुनते ही रॉबर्ट के होठों पर हल्की सी संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस कॉल काट दी और फोन वापस जेब में रखते हुए आगे बढ़ गया। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि जो कुछ भी होने वाला था उसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शहर की हलचल से काफी दूर एक सुनसान इलाके में साहिल की गाड़ी धीरे धीरे आकर एक बहुत ही बड़े विला के सामने रुक गई। गाड़ी के इंजन की आवाज थमते ही आसपास एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। सामने खड़ा आलीशान विला पहली नजर में बेहद शानदार लग रहा था, लेकिन उसमें किसी घर जैसी गर्माहट तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसकी ऊंची दीवारें, बड़े बड़े शीशे और चारों तरफ फैली अस्वाभाविक शांति उसे किसी मिस्टीरियस जगह जैसा बना रही थी। साहिल ने खिड़की से बाहर झांककर पूरे इलाके को देखा। उसके मन में हल्का सा सवाल उठा कि अगर ये किसी का घर है तो यहाँ इतनी वीरान क्यों है, शांति क्यों है। हवा के झोंके सूखे पत्तों की तरह जमीन पर घसीटते हुए गुजर रहे थे और माहौल को और भी ज्यादा अजीब बना रहे थे। तभी आगे वाली सीट पर बैठा फॉरेनर, जिसका नाम एलेक्स था, बिना समय गवाए गाड़ी से नीचे उतर गया। उसका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था और उसकी हर हरकत में बहुत ही अनुशासन झलक रहा था। पार्किंग एरिया की सफेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी तेज नजरें और भी ज्यादा सख्त लग रही थी। वो सीधे गाड़ी के पीछे पहुंचा और पीछे वाली सीट का दरवाजा खोल दिया। उसी दौरान साहिल भी अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसने एक बार फिर आसपास नजर दौड़ाई। जितना वो इस जगह को देख रहा था उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ बहुत कुछ अलग है। अगले ही पल पीछे वाली सीट से वही लड़की बाहर निकली। उसका पूरा चेहरा हुडीज की छाया में छुपा हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। उसने बाहर निकलते ही बिना किसी की तरफ देखे अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसकी चाल में न जल्दबाजी थी और न ही किसी तरह की कोई झिझक, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि उसे कहाँ जाना है। हुडी के नीचे उसका चेहरा दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसके शांत और नियंत्रित हाव भाव बता रहे थे कि वो यहाँ पहली बार नहीं आई थी। साहिल कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर एलेक्स के साथ उसके पीछे चल पड़ा। दोनों के कदमों की आवाज पार्किंग एरिया की शांत फर्श पर सुनाई दे रही थी। तीनों धीरे धीरे विला की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, उस जगह की भव्यता और रहस्य दोनों को और भी ज्यादा आगे बढ़ाते जा रहे थे। आखिरकार वो मेन गेट के द्वार तक पहुंचे। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा गेट था, जो मजबूत मेटल से बना हुआ था। गेट के बीचों बीच एक खास तरह का हैंडलॉक लगा हुआ था, जो सामान्य ताले जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसकी सतह पर हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी, मानो वो किसी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा हो। साहिल की नजर तुरंत उस लॉक पर टिक गई। उसके मन में कई सवाल एक साथ उठ रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
हवा का एक ठंडा सा झोंका वहां से गुजरा और कुछ पल के लिए चारों तरफ फिर वही गहरी खामोशी छा गई, जैसे वो विला अपने अंदर छिपे रहस्य को आसानी से किसी के सामने खोलने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वहीं वो लड़की बिना कुछ कहे सीधे उस गेट के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे यहाँ की हर चीज पूरी तरह से अच्छे से पता हो। सामने लगे हेडलॉक पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उस मशीन पर रखा। अगले ही पल मशीन के अंदर एक हल्की सी बीप की आवाज गूंज उठी और नीली रोशनी और भी ज्यादा तेज हो उठी। मशीन हल्की सी हथेली को स्कैन करने लगी। कुछ सेकंड तक वहां केवल मशीन की इलेक्ट्रॉनिक आवाजें ही गूंजती रहीं। साहिल की नजरें उसकी प्रक्रिया पर टिकी हुई थी। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये जगह है क्या। तभी स्कैन पूरा हुआ और मशीन से एक हरी सी रोशनी निकली। अगले ही पल भारी भरकम गेट अपने आप खुलने लगा। लोहे के दरवाजे के सरकने की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। गेट खुलते ही तीनों अंदर दाखिल हो गए, लेकिन जैसे ही साहिल ने अंदर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने का नजारा किसी सिंपल विला का बिल्कुल भी नहीं था। ये जगह बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस लग रही थी। बड़ा सा हॉल में जगह जगह बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, जिनकी स्क्रीन अलग अलग डेटा दिखा रही थी। चारों तरफ कंप्यूटर्स की कतारें थी और हर स्क्रीन पर लगातार कोड्स, ग्राफ और कई तरह की जानकारियां दौड़ रही थी। हवा में मशीनों की धीमी धीमी गूंज खुली हुई थी। सफेद और नीली रोशनी पूरे माहौल में फैली हुई थी, जिससे माहौल और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और दुनिया जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज वहाँ मौजूद रोबोट थे। हॉल के अलग अलग हिस्सों में दर्जनों रोबोट काम कर रहे थे। कोई किसी कंप्यूटर पर डेटा प्रोसेस कर रहा था, तो कोई मशीन की निगरानी रख रहा था। कुछ रोबोट बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़े होकर लगातार ऑर्डर का पालन कर रहे थे। उनके चलने की मेटल जैसी हल्की आवाजें गूंज रही थी। साहिल ये सब देखकर कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप रह गया था। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। आखिर ये जगह क्या थी और यहाँ इतने सारे रोबोट और मशीनें किस काम के लिए मौजूद थे? लेकिन फिलहाल उसके पास इन सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं था। तभी सामने की तरफ बने एक कॉरिडोर में एक लड़की बाहर निकल के आई। उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान थी और उसकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधे उन तीनों के पास आकर रुकी और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम श्रीमती स्नो वाइट, स्वागत है आपका। उसकी आवाज में आदर साफ महसूस हो रहा था। ये सुनते ही साहिल की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसने तुरंत हुड्डी वाली लड़की की तरफ देखा। वहीं एलेक्स के चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी, मानो उसके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल बात हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उस लड़की ने धीरे से अपने चेहरे पर हुड्डी हल्का सा सरका दिया और जैसे ही हुड्डी उसके सिर से हटकर कंधों पर गिरी, वहां मौजूद हर चीज जैसे एक पल के लिए ठहर सी गई थी। उसके चेहरे पर पड़ती सफेद रोशनी उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रही थी। उसका चेहरा इतना साफ और इतना ज्यादा गोरा था, मानो दूध की तरह उजला हो गया हो। उसकी गहरी नीली आंखें असाधारण रूप से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। जो भी एक बार उन आंखों में देखता कुछ पल के लिए तो नजरें हटाना ही भूल जाता। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, शांति थी और एक ऐसी सादगी जिसे देखकर कोई भी उसे दुनिया की सबसे निर्दोष लड़की समझ बैठे। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य भी यही था, क्योंकि इस समय दुनिया में शायद कोई ये नहीं जानता था कि स्नो वाइट आखिर कौन है। उसके नाम तक से ज्यादा लोग अनजान थे। उसकी असली पहचान, उसका अतीत और उसके छिपे हुए रहस्य अभी भी अंधेरे में थे। और सच तो ये था कि इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ था, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। आखिर इतनी खूबसूरत, इतनी शांत और इतनी मासूम दिखने वाली लड़की एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक डेविल को कैसे बना रही थी? ये कहानी अभी भी सामने आना बाकी था। उसके रहस्यों के पर्दे धीरे धीरे आगे आने वाले अध्यायों में जुड़ने वाले थे। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है जिसको मैं ओवरकम कर लेती हूँ। यहाँ पे जो मैंने बताया कि वो एक खतरनाक डेविल को कैसे बना रही थी, तो वो एक खतरनाक डेविल को नहीं बना रही थी, वो खुद एक खतरनाक डेविल कैसे बनी इसके बारे में बात की जा रही है। आयशा के वेलकम भरे शब्द अभी भी हवा में थे कि स्नो वाइट की आंखों में हल्की सी ठंडक उतर आई। उसने बेहद शांत भाव से अपनी नजरें पूरे हॉल में दौड़ाई। वहां मौजूद हर मशीन, हर स्क्रीन और हर व्यक्ति जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। फिर उसने धीरे से आयशा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस से भरे भाव अपने आप में बहुत कुछ कह रहे थे। अगले ही पल उसकी शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। स्नो वाइट को अपने ही वर्ल्ड में आने के लिए किसी की वेलकम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ लोग आते भी स्नो वाइट की मर्जी से हैं और जाते भी स्नो वाइट की मर्जी से हैं। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई अधिकार नहीं था,
लेकिन फिर भी उसके शब्दों में ऐसा दबदबा था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप सा हो गया था। साहिल ने पहली बार महसूस किया था कि इस लड़की के अंदर कुछ ऐसा है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उसकी उम्र चाहे जितनी कम दिखती हो, लेकिन उसके बोलने का तरीका किसी ऐसे इंसान का था जिसे ऑर्डर देने की आदत हो। आयशा ने तुरंत सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। पूरे हॉल में कुछ पल के लिए केवल पसीनों की बीप और कंप्यूटर की आवाज ही सुनाई देती रही। तभी हॉल के दूसरे छोर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी की नजरें उसी तरफ घूम गई। एक लड़की तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शरारती मुस्कान थी और उसकी चाल में अजीब सी बेफिक्री थी। ये थी रेन। वो सीधे स्नो वाइट के सामने आकर रुकी और बिना किसी भूमिका के बोली, खबर मिली है कि रेवल अपने बिल से निकल चुका है और रात ही इंडिया पहुंच जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी भौहें उचकाई और मुस्कुराते हुए आगे बोली, और सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है, वो तुमसे मिलने के लिए ही आ रहा है और वो तुमसे मिलने के लिए तो बिल्कुल मरा ही जा रहा है। रेन की बात सुनकर आसपास खड़े कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की सी एक्साइटमेंट आ गई, लेकिन स्नो वाइट के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया। उसने बेहद आराम से अपने हाथ सीने पर बांधे और हल्का सा झुकाया। उसकी नीली आंखों में वही रहस्यमयी चमक उभरी। न जाने कितने लोग स्नो वाइट से मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। उसने धीमी आवाज में कहा, तो क्या स्नो वाइट सबसे मिलती फिरेगी? उसके सबके साथ हॉल में एक बार फिर से खामोशी फैल गई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। सेकंड, वन मोर थिंग, उसने रैन की तरफ देखते हुए कहा। रेवल स्नो वाइट से जरूर मिलेगा क्योंकि स्नो वाइट भी रेवल से मिलना चाहती है। ये कहते हुए उसकी आंखों में हल्की सी एक्साइटमेंट की एक बेहद हल्की सी झलक दिखाई दी, जिसे शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा। इतने में आयशा ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, जो भी है लेकिन बहुत ही पावरफुल जरूर है, मगर हमारी स्नो वाइट के आगे तो कोई भी पिघल जाएगा। उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों, मैंने सही कहा ना? पहली बार उस रहस्यमय लड़की का असली नाम पूरे हवा में गूंजा था, सौम्या। ये सुनकर साहिल के चेहरे पर हैरानी की एक हल्की सी लकीर खिंच गई थी। दुनिया जिसके नाम तक से अनजान थी, उसका असली नाम इतनी सहजता से हाँ लिया जा रहा था। सौम्या ने एक लंबी सांस ली और अपने कानों को हल्का सा दबाया, जैसे उसे सच में इन बातों से कोई जरूरी बात याद आ गई हो। उसने आयशा की तरफ देखते हुए बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, आई थिंक काम बहुत ज्यादा है बेबी डॉल, तो क्यों ना तो जाकर अपना काम कर ले। फिर उसने आंखें सिकोड़ते हुए ऐड किया, क्योंकि ये फालतू की बकवास करने का टाइम तो हमें मिलता ही रहता है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग हंसी रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन आयशा कहाँ मानने वाली थी। वो तुरंत दोनों हाथ एक्टिंग करते हुए हवा में फैलाकर किसी फिल्म में हीरोइन की तरह बोली, यार साहिल, समझाना इसे। फिर उसने बनावटी दुखी चेहरा बनाया और सीधे साहिल की तरफ मुड़ी। अगर रेवल यंग हुआ, हैंडसम हुआ और सिंगल हुआ, वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, तो ये मेरी उससे शादी करा दे। इतना कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत ही मासूमियत से आंखें फड़फड़ाई। उसकी हरकत देखकर कुछ लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि हमेशा गंभीर रहने वाला एलेक्स भी कुछ पल के लिए नजरें दूसरी तरफ घुमाकर मुस्कुराने लगा था। वहीं सौम्या ने बस अपनी आंखें बंद की और सिर हल्का सा हिलाया, जैसे उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कभी नहीं सुधरने वाली है। आयशा की फिल्मी फरमाइश सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। कुछ लोगों ने हंसी रोकने की कोशिश की और अपना सर नीचे कर लिया था, तो कुछ खुलकर मुस्कुरा रहे थे। माहौल जो कुछ देर पहले तक गंभीर और रहस्यमयी था, अब बिल्कुल हल्का फुल्का होने लगा था। वहीं साहिल ने दोनों हाथ जेब में डालते हुए आयशा की तरफ देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, तू चिंता मत कर, बस एक बार मिलने दे उसे तुझसे। वो थोड़ा सा आगे झुककर बोला, ऐसा ठक्का मार के तेरे पास भेजूंगा ना उसे कि तू और तेरा वो रेवल सीधे एक साथ कट्ठे में मिलोगे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आसपास ठहाके की गूंज उठने लगी। आयशा का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और कमर पर हाथ रखकर साहिल को घूरने लगी। अबे, वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, तू जा गटर में। फिर उसने उंगली उठाकर एलेक्स की तरफ इशारा किया और अपने इस फ्रेंड को भी साथ में लेते चाहिए। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर मजबूत नटखटपन बता रहा था कि वो पूरी तरह सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं थी। अचानक बीच में फंस चुके एलेक्स ने दोनों को घूरा। वो पहले ही इन दोनों की नोकझोंक से परेशान हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और फिर इंग्लिश में झुंझलाते हुए बोला, अबे साले, तुम दोनों जाओ गटर में, मुझे क्यों घसीट रहे हो। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे बिना वजह बहस में घसीटा जा रहा था। उसकी बात सुनकर साहिल की हंसी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि आयशा ने मुंह बनाकर दूसरी तरफ देख लिया।
अगले ही पल वहां मौजूद लगभग सभी लोग हंस पड़े थे। मशीनों की आवाजों के बीच गूंजती हंसी पूरे माहौल को हल्का कर रही थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज और सख्त आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, शट। सौम्या की आवाज इतनी अचानक और इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि एक पल में पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। अभी तक हंस रहे सभी लोग तुरंत चुप हो गए थे। उसकी नीली आंखें गुस्से से चमक रही थी। उसने एक एक करके साहिल, आयशा और एलेक्स को देखा। चुप हो जाओ सब लोग, वो सख्त लहजे में बोली। अगर तुम लोगों ने ऐसे ही खड़े खड़े भेड़ बकरी का बाजार लगा रखा ना, उसने आसपास की मशीनों की तरफ इशारा कर दिया, तो मैं सच में इस पूरे फ्लोर को आग लगा दूंगी। उसकी बात में मजाक तो बिल्कुल भी नहीं था। यही वजह थी कि अगले ही पल तीनों ने बिना एक शब्द बोले अपने अपने होठ बंद कर लिए। साहिल ने गर्दन झुका ली, आयशा ने नजरें फेर ली और एलेक्स ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर करने जैसा इशारा किया। सौम्या का गुस्सा देखकर सभी तुरंत अपने अपने काम में लग गए थे। हॉल में फिर से कंप्यूटरों की आवाजें और मशीनों की बीप सुनाई देने लगी थी। तभी अंदर की तरफ बने एक बड़े दरवाजे से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आते हुए दिखाई दिए। उनकी सफेद दाढ़ी, हल्के झुके हुए कंधे और आंखों पर लगा चश्मा उन्हें अनुभवी वैज्ञानिक की तरह पहचान दे रहा था। वो इस विला की सबसे इम्पोर्टेंट लैब में काम करते थे और यहाँ मौजूद लगभग हर व्यक्ति उनका रिस्पेक्ट करता था। अभी कुछ देर पहले तक जो शोरगुल हो रहा था वो अब उनकी लैब में पहुंच चुका था। शायद इसी वजह से वो अपना काम छोड़कर बाहर आ गए थे। जैसे ही साहिल और एलेक्स की नजर उन पर पड़ी, दोनों तुरंत उनकी तरफ बढ़ गए। उनके चेहरे पर सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। दोनों झुककर उनके पैर छूने लगे। बुजुर्ग साइंटिस्ट के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा। उनकी धीमी लेकिन स्नेह भरी आवाज सुनाई दे रही थी। ये देखकर सौम्या भी आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गंभीरता जगह अब रिस्पेक्ट था। वो भी झुककर उनके पैर छूने लगी, लेकिन जैसे ही सौम्या झुकी, बुजुर्ग वैज्ञानिक लगभग घबरा कर एक कदम पीछे हट गए। उनकी आंखें बड़ी हो गई और उन्होंने तुरंत दोनों हाथ आगे कर दिए। अरे अरे, वो जल्दी से बोले, ये क्या कर रही हैं आप काली माँ? उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कोई बहुत बड़ी गलती होने वाली हो। क्या हमें आप पाप चढ़ाना चाहती हैं? उन्होंने लगभग शिकायत भरे अंदाज में कहा। उनकी बातें सुनते ही आसपास खड़े कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वहीं सौम्या का चेहरा तुरंत बदल गया था। उसकी भौहें सिकुड़ गई थी और उसने सीधा होकर दोनों हाथ कमर पर रख लिए। दादाजी, वो नाराजगी से बोली, हम आपको काली माँ कहाँ से दिखते हैं? उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा ध्यान से देखिए, हम कितने ज्यादा गोरे हैं। उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट थी। काला कहाँ से दिखते हम आपको? फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं क्यों आप हर बार हमें काली माँ काली माँ काली माँ करते रहते हैं। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी नाराजगी थी, जिसे देखकर साहिल और आयशा दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। वही बुजुर्ग वैज्ञानिक के चेहरे पर भी मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानते हो जिससे बाकी दुनिया अनजान थी। सौम्या की नाराजगी भरी बात सुनते ही वहां मौजूद लगभग सभी लोगों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। कुछ लोगों ने नजरें झुका ली थी तो कुछ चुपचाप उसकी तरफ देखने लगे थे। अभी कुछ देर पहले तक जो लड़की पूरे हॉल में ऑर्डर देकर शांत करा रही थी, वही इस समय एक बच्चे की तरह दादाजी से बहस कर रही थी। ये नजारा वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए नया नहीं था, लेकिन फिर भी हर बार देखने पर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। दादाजी ने अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर किया और बेहद प्यार भरी आवाज में सौम्या को देखा। उनके चेहरे पर वही स्नेह था जो किसी दादा के चेहरे पर अपनी जिद्दी पोती को देखकर आता था। फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप जो भी है, हमारी प्यारी सी काली माँ बहुत ज्यादा सुंदर है। उनकी आवाज में मजाक कम और अपनापन ज्यादा था। और फिर काली माँ कोई चेहरे से थोड़ी होता है, उन्होंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो सौम्या के बारे में कुछ ऐसा जानते हो जो बाकी लोगों को नहीं पता था। सौम्या ने उनकी बात सुनकर एक लंबी सी सांस ली और दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। हाँ हाँ दादाजी, उसने बनावटी नाराजगी के साथ कहा, हमें पता है कि काली माँ चेहरे से नहीं होते हैं। फिर उसने हल्का सा मुंह बनाया और बोली, अपने गुस्से से होती है। उसकी बात सुनते ही आसपास फिर से हंसी की लहर दौड़ गई थी। आयशा तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी और तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई। वहीं साहिल ने होठ बीच लिए थे ताकि उसकी हंसी बाहर न निकल जाए। दादाजी भी मुस्कुरा दिए, जबकि एलेक्स चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। कुछ देर तक इसी तरह मजाक, हंसी और छोटी मोटी नोकझोंक चलती रही। इतने बड़े और रहस्यमय ठिकाने में ऐसे बिल्कुल पल बहुत कम मिलते थे, इसीलिए वहां मौजूद हर कोई उन्हें खुलकर जी लेना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बाहर रात पूरी तरह उतर आई थी। शीशों के पार अंधेरा गहराने लगा था।
कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी और मशीनों की हल्की गूंज पूरे हॉल में फैली हुई थी। लेकिन आज का काम अभी खत्म होने ही वाला नहीं था। सभी जानते थे कि उन्हें पूरी रात जागकर काम करना है। इसीलिए कुछ देर बाद सभी ने अपने अपने सिस्टम बंद किए और डिनर के लिए निकल पड़े। पास के एक रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद काफी समय बाद सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया। वहां भी आयशा की बेकार की बातें, साहिल के ताने और सौम्या की चेतावनियां लगातार चलती रही थी। माहौल हल्का था, लेकिन हर किसी के दिमाग में आने वाले कामों का दबाव भी मौजूद था। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने रात के लिए कुछ अतिरिक्त खाना भी पैक करा लिया था और फिर सभी वापस विला के लिए निकल गए थे। लेकिन क्योंकि असली काम तो अभी शुरू होना बाकी था, वहीं दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की ठंडी रात में एक प्राइवेट जेट ऑलरेडी तैयार था और एयरफील्ड पर रोशनी से जगमगा रहा था। रनवे के किनारे खड़ा एक एडवांस जेट उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके इंजन की धीमी आवाज गूंज रही थी और चारों तरफ मौजूद स्टाफ आखिरकार तैयारियों में लगा हुआ था। इसी बीच अंधेरे से एक लंबा सा साया उभर कर सामने आया। काले रंग का बड़ा सा कोट पहने रेवल धीरे धीरे जेट की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह रहस्यमयी शांति थी। उसके पीछे रॉबर्ट चल रहा था, जिसके चेहरे पर पूरी तरह गंभीरता दिखाई दे रही थी। दोनों बिना कुछ कहे जेट की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और धीरे धीरे करके अंदर पहुंच गए। जेट के अंदर बैठते ही कुछ सेकंड तक केवल इंजन की आवाज ही सुनाई देती रही। रेवल खिड़की के पास बैठा बाहर रनवे की लाइटों को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर उसने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखते हुए पूछा, सभी चीजें रेडी है ना? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऑर्डर साफ महसूस हो रहा था। रॉबर्ट ने तुरंत सिर झुकाकर जवाब दिया, यस बॉस। बस इतना सुनना था कि रेवल के होठों पर धीरे धीरे एक खतरनाक सी स्माइल उभर आई थी। वो मुस्कान किसी नॉर्मल इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसे व्यक्ति की थी जो अपने अगले कदम के बारे में पूरी तरह निश्चिंत हो। उसने खिड़की के बाहर फैले अंधेरे को देखा और अपनी उंगलियों को आर्म रेस्ट पर हल्के हल्के थपथपाया। अगले ही पल उसकी आंखों में एक अलग सी चमक उभरी। उसने मन मन केवल एक ही नाम लिया और बोला, आ रहा हूँ मैं इंडिया। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई और वह आगे बोला, मेरी स्नो वाइट, तैयार रहना। उधर इंडिया में स्नो वाइट अपने खेल की तैयारी कर रही थी और इधर रेवल उससे मिलने के लिए हजारों मील दूर का सफर तय करने के लिए निकल चुका था। दो ऐसी शख्सियतें जिनके नाम ही अपने आप में एक रहस्य थे। लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होने वाला था? क्या पहली मुलाकात दोस्ती की शुरुआत बनेगी या एक ऐसी नई दुश्मनी की? आखिर रेवल और स्नो वाइट के बीच ऐसा क्या था जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रहा था? आखिर कौन है स्नो वाइट और कौन है रेवल, और कैसे शुरू होगी इन दोनों की कहानी? इन सभी सवालों के जवाब छिपे तो जरूर है, लेकिन आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में जरूर मिलेंगे। तो बने रहिएगा अनस्पोकन डिजायर्स के साथ में। सो गाइस, ये था हमारा इतने टाइम बाद का एक एपिसोड, एक न्यू स्टोरी का। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट एपिसोड कब आने वाला है या फिर ये एपिसोड कितने लोगों तक पहुंचेगा। होप करती हूँ कि थोड़े अच्छे लोगों तक पहुंचे और मेरी ऑडियंस तक मेनली पहुंचे, ताकि ऑडियंस को पता चले कि मैं एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी हूँ। क्योंकि पिछली वाली वीडियो जो मैंने कन्वर्सेशन की अपलोड की थी वो ज़्यादा लोगों ने नहीं सुनी थी। सो बाकी देखिए कब आता है आपका नेक्स्ट एपिसोड। अगर व्यूज़ बढ़िया आते हैं तो जल्द से जल्द लाऊंगी, अदरवाइज थोड़ा वेट करने के बाद लाया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए अनस्पोकन डिजायर्स के साथ में। और हाँ, डार्क ऑब्सेशन डायरीज को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।